नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 2 फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस का। बहुत इजी चैप्टर है और आराम से आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे इजी अपन चीज अगर समझें तो फेडरलिज्म होता क्या है। तो भाई देखो, इंडिया है वो कितनी डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं और सबकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। इतने बड़े नेशन को अगर हमें हैंडल करना है तो वो एक अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए इंडिया ने फेडरलिज्म को एक्सेप्ट कर रखा है। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो डिवाइड है अलग अलग पार्ट में। भाई सबसे ऊपर सेंटर, फिर स्टेट, फिर लोकल और ऐसे भी है लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव और जुडिशरी। तो जो गवर्नमेंट है वो हमने फेडरलिज्म एक्सेप्ट कर रखा है ताकि हमारी जो पावर है वो डिवाइड रहे अलग अलग ग्रुप्स में और वो अच्छे से काम कर सके। इसलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, कैसे जो फेडरलिज्म सिस्टम है वो यूनिटी के साथ अलग अलग रीजन की रिस्पेक्ट करता है। सिंपल सी चीज है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फेडरलिज्म। तो भाई पॉलिटिकल सिस्टम बोलता है कि फेडरलिज्म है वो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर अथॉरिटी एंड रीजनल गवर्नमेंट। कहां कहां भाई सेंटर में तो डिवाइड है और रीजन गवर्नमेंट में भी क्या होगी, पावर डिवाइड होगी। अगर बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन एरियाज, अपने खुद के एरिया में दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होगी, कोई उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन हु विल मेक लॉज ऑन विच सब्जेक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताएगा कि कौन किस चीज के ऊपर क्या कर सकता है, लॉज बना सकता है। नीदर लेवल कैन बी रिड्यूस द पावर ऑफ अदर। कोई भी गवर्नमेंट दूसरे की पावर को रिड्यूस नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। वेरी इजी। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, नेशनल एंड स्टेट। भाई सबसे पहले तो कम से कम दो तो होनी ही चाहिए, पावर डिवाइड दो लोगों में होनी चाहिए, तभी उसको फेडरलिज्म बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबका अपना अपना एरिया होता है भाई कि तुम्हारा एरिया यहां तक सीमित है, तुम इसके बाहर रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, जुरिडिक्शन। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम अथॉरिटी। सबसे बड़ा अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, जो लॉ लिखे होंगे, जिस तरीके से जो चीजें लिखी होंगी तुम उसी की हिसाब से चलोगे। ये नहीं है कि अपने ही कुछ ले आए, अपने उस हिसाब से अपना अलग बना रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलोगा। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। एनी चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर अप्रूवल ऑफ बोथ लेवल। भाई तुम्हें कुछ भी पावर अगर चेंज करनी है, जहां जहां पावर डिवाइड है, तुम्हें सबके क्या कर चाहिए, मंजूरी चाहिए, तब जाकर कोई चीज चेंजेस होंगे। कोर्ट्स हेल्प रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन गवर्नमेंट। ठीक है। जो कोर्ट्स हैं भाई गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सुलझाता है। स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट आपस में जो भी हो जाते हैं, उनका सारे सबके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको कौन सुलझाता है, कोर्ट सुलझाता है, कोर्ट रिजोल्व करता है। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर डिवाइडेड सो बोथ लेवल कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। भाई जो सोर्सेज है ना दोनों के, जो मनी आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो डिवाइडेड है कि भाई इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे, इतने हमें मिलेंगे, इस चीज के तुम्हें ही मिलेंगे, इस चीज के हमें ही मिलेंगे, जिससे कि ताकि दोनों अपने अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर सके। आगे है ऑब्जेक्शन ऑफ फेडरलिज्म इंक्लूड प्रमोटिंग यूनिटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है कि यूनिटी तो रखनी है, यूनिटी को तो प्रमोट करना है, लेकिन अपनी डाइवर्सिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करनी है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। भाई दो टाइप होते हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। सबसे पहले हम समझते हैं कमिंग टुगेदर क्या होता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वॉलंटरी जॉइन टू फॉर्म ए बिगर यूनियन। अलग अलग, सारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, एक साथ आते हैं, एक बड़ी यूनियन बनाते हैं। ठीक है। ऑल स्टेट शेयर पावर इक्वली। सभी स्टेट की पावर इक्वल होती है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसमें एक क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, सिंपल सी बात, लार्ज कंट्री होती है जो डिवाइड करती है अपनी पावर अलग अलग स्टेज में, सेंटर अलग, स्टेट अलग, लोकल अलग।
डिफरेंट रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें सब इक्वल होते हैं, इसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। डिफरेंट रीजन में हैव डिफरेंट पावर, अलग अलग रीजन की अलग अलग पावर भी हो सकती है। ये नहीं कि हर स्टेट की पावर अलग हो, नहीं, किसी को अलग पावर दे रखी है, किसी को अलग पावर दे रखी है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सिंपल सा है, इंडिया, बेल्जियम और स्पेन, और भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, हाउ इंडिया ए फेडरल कंट्री, इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। देखो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर। जैसे यूनियन लिस्ट, सबसे पहले अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो पेपर में आते हैं इंक्लूड। अब यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं जरा देख लेते हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटायर कंट्री, ऐसे कोई सब्जेक्ट जो पूरे के पूरे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वो किसमें आएंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज, यूनियन लिस्ट में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है, इसके अलावा कोई लॉ नहीं बना सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, करेंसी एक्सेट्रा। समझ में आया इतना। अगला आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होता है, इंक्लूड्स मैटर ऑफ रीजनल लोकल इंपोर्टेंट, ठीक है। जैसे ओनली स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, किसी स्टेट में, ठीक है, और वहां के लोकल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ वही स्टेट ही लॉ बना सकता है। हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं कि हरियाणा की अगर पुलिस है तो हरियाणा गवर्नमेंट ही उस पर कोई लॉ बना सकती है, ना ही सेंटर बना सकती है उस पुलिस के ऊपर किसी का हक है, ना कोई दूसरी स्टेट का उस पर कोई हक है। और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर वगैरह आती है। लास्ट आता है कंकरेंट लिस्ट, ऐसी कोई लिस्ट जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है, यूनियन भी बना सकती है। बोथ सेंटर एंड स्टेट मेक लॉज इफ ए कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, नहीं बात बनी, स्टेट कुछ और कह रहा है, सेंटर कुछ और कह रहा है, तो फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। समझ में आया। एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये है। अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से, हाउ हैज फेडरलिज्म वर्क इन इंडिया, कैसे इंडिया के अंदर वर्क कर दिए। तो इसमें आता है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, हम अपने लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाए। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज के बेसिस पे नए नए स्टेट बने, जैसे कि पंजाब रहा, हरियाणा रहा, और भी साउथ के रहे बहुत सारे स्टेट। लगभग लगभग स्टेट किसके बेसिस पे बनाए गए हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे। दिस हेल्प रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट यूनिटी। इससे क्या लगता है कि ये हमारी ही लैंग्वेज बोलने वाला है तो यूनिटी रहती है, और ऊपर से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे बीच में वो भी खत्म कर दिए गए। जैसे लैंग्वेज पॉलिसी आई जिसमें इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, इंडिया ने बोला कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रहेगी। हिंदी एंड इंग्लिश वर्क ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, ना कि नेशनल लैंग्वेज बनाया। ध्यान रखना ही वेरी इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। स्टेट आर फ्री टू चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट ऑल लैंग्वेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी की सारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशन देख लेते हैं। अर्लियर सेंटर वर मोर पावरफुल आफ्टर 90, पहले स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन 1919 के बाद कोalition गवर्नमेंट इमर्ज, कोalition गवर्नमेंट आती है। दिस इंक्रीज द रोल एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिससे जिससे हमारा नया स्टेट गवर्नमेंट का रोल आता है। फेडरलिज्म बिकम मोर बैलेंस एंड कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म है वो ज्यादा बैलेंस होती है और कोऑपरेटिव होती है। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। वाई, क्यों जरूरी पड़ा हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट देखना, इंडिया हैज ह्यूज पॉपुलेशन, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्लस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके लोग हैं। लोकल प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बेटर एट लोकल लेवल। भाई जो लोकल लेवल है, यानी गवर्नमेंट जहां पर रूरल एरिया, जहां गांव है, जहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, वहां पर वही के लोग ही उस प्रॉब्लम को अगर सोल्व करेंगे तो बेटर सोल्व होगी। अगर हम घुसेंगे, कोई सेंटर वाला लोकल तक पहुंच ही नहीं पाता है भाई, तभी तो बुरा हाल होता है। लेकिन अगर वहीं का कोई आदमी होगा, उनको पता होगी वहां पर प्रॉब्लम क्या चल रही है, अगर उनको पता होगी प्रॉब्लम क्या चल रही है तो अच्छे से सोल्व कर पाएगा। इसलिए सेंट्रलाइजेशन जरूरी है। पीपल वांट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इससे जो वहां के लोकल से लोकल जो लेवल तक भी जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर पाते हैं किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट। तो 73 और 74 अमेंडमेंट होता है, कब होता है, 1992 में, जिसके अंदर अब 3 टायर गवर्नमेंट कर दी गई। पहले क्या था, हमारी सिर्फ सेंटर होती थी, स्टेट होता था, उसके बाद नहीं था कुछ। बाद में ये 73 और 74 अमेंडमेंट के अंदर पंचायती सिस्टम आ गया और अर्बन लोकल गवर्नमेंट आई, जिसके अंदर पंचायत के अंदर
ग्राम जिसमें सरपंच वगैरह होता है जो विलेज लेवल पे होता है, फिर पंचायत होती है ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 3 लेवल पे ये बटे हुए हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज होती है टाउन के लिए, और एमसीडी कॉर्पोरेशन होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज के लिए। फीचर्स क्या है इनके? फीचर्स ऑफ लोकल बॉडीज देख लेते हैं। हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, रिजर्वेशन दे रखे हैं एससी एसटी ओबीसी को, 1/3 सीट रिजर्व है किसके लिए? वुमेन्स के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो इंडिया कंडक्ट कराता है क्या? इलेक्शन। और लास्ट, लोकल बॉडीज जो है रिसीव करती है रिसोर्सेज किससे? स्टेट से और सेंटर से, दोनों। समझ में आए थे चीज? अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहां से आगे देखने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन बताओ कि सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ? कब हुआ डिसेंट्रलाइजेशन? जल्दी से कमेंट में बताओ। अभी मैंने बताया था, कमेंट में जल्दी बता दो कौन से अमेंडमेंट की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। जल्दी सब कमेंट करें भाई। यहां तक वीडियो देखिए तो प्लीज लाइक करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसी वीडियो आती रहेंगी और जबरदस्त तरीके से सारा का सारा सिलेबस करा दूंगा। इनमें से अगर जो कर लेगा कंप्लीट, वो 95 प्लस मार्क्स जरूर लेके आएगा पेपर में, ये गारंटेड कह रहा हूं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इंपोर्टेंट? इंपोर्टेंट क्यों है डिसेंट्रलाइजेशन? पीपल गेट रियल पावर इन डेमोक्रेसी। भाई सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी जब भी रहेगी पीपल, लोगों को रियल पावर मिलेगी। लोकल इश्यूज गेट बेटर एंड फास्टर सॉल्यूशन। सिंपल है, जितने मैंने अभी बताया लोकल लेवल पे उस टाइम नहीं हो पा रहे थे फास्ट, अब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो जल्दी जल्दी रिजोल्व होने लगे लोकल लेवल पे। बर्डन ऑन स्टेट एंड सेंट्रल, जो बर्डन था ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे भी, भाई कहां तक हम डेवलपमेंट करें, वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। डेवलपमेंट बिकम मोर एफिशिएंट, अच्छे से हो गया। पीपल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्यों? क्योंकि अब गांव गांव तक गवर्नमेंट पहुंची हुई है, तो लोगों को जागरूक भी हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, तो इससे क्या हो गया? मोर रिस्पॉन्सिबल हो गए। आगे कंक्लूजन देख लेते हैं चैप्टर का कि इंडिया सक्सेसफुली मैनेज इट्स ह्यूज डाइवर्सिटी थ्रू फेडरलिज्म। की वजह से इंडिया ने अच्छे से मैनेज कर रखा है। क्लियर डाइवर्जन ऑफ पावर, मेंटेन्स यूनिटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग लोकल नीड्स। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। फेडरलिज्म इन इंडिया इज कोऑपरेटिव, फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूअसली इन्वॉल्विंग। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगा। जिसने इससे पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो भी करा दी, हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। जिसको भी जो डाउट हो मुझसे मैसेज कर लेना। सारे के सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट, सारे के सारे नोट्स तो मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, लिंक मिल जाएगा आपको। और जो भी इंपोर्टेंट, जो मुझे लगा कि वेरी इंपोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, वो मैंने सारे के सारे व्हाट्सएप चैनल पे डाले हुए हैं। वहां इन सबको भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब, और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, यहां तक वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सचिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।